हेलो एवरीवन, वी हैव सीन मेनी फंडामेंटल्स ऑफ सरफेस टेंशन। काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं। सारा चीज़ को बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। मस्ट हैव कम प्रिपेयर्ड। चलिए लेट अस डायरेक्टली स्ट्राइक द न्यूमेरिकल्स। ये सरफेस टेंशन का प्योरली सरफेस टेंशन बेसिस में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं। एक सिंगल वर्ड में आंसर सॉल्व होता है, सॉल्यूशन निकलता है एक एक सिंगल वर्ड में, थोड़ा सा कंसेप्ट में, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि क्वेश्चन को समझाना पड़ता है। ठीक है। और अक्सर प्योर सरफेस टेंशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं तो लोग उसको स्किप कर जाते हैं जेईई वगैरह में, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता है। तो आप ध्यान से समझना, हर चीज को समझने की कोशिश करना। और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सी हियर, ए थिन नीडल ऑफ मास m लेंथ l was gently kept over the free surface of water. Free surface of water in contact with the needle makes an angle theta with the vertical. What is surface tension of water? क्वेश्चन को पहले समझो। क्या लिखा है? एक नीडल है जिसका मास m है, लेंथ है, मान लो ये ही है नीडल, इसका मास m है, लेंथ l है। ये वाटर सरफेस है, फ्री सरफेस है, थिन नीडल है, बहुत ही हल्का है। इसको इसके ऊपर लाके रखे। आप जानते हो कि ये जो आपका फ्री सरफेस है, दैट बिहेव्स एज ए स्क्रीन। कोई पर्दा है, पर्दा के ऊपर कोई चीज रखेंगे तो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं ना, ये ऐसे टेढ़ा हो गया। देखो एक नीडल को यहाँ पर रख दिए, ये सरफेस थोड़ा सा दब गया है। ज्यादा वजनदार लोहे का कांटी रख देते, टुम करके अंदर निकल जाता। ये थिन नीडल है इसलिए इट इज रेस्टिंग ऑन दी सरफेस। नाउ ये सरफेस ऐसा हो गया। क्या दिया है? दिया है कि जो फ्री सरफेस है, जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, दैट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ द वर्टिकल। ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है। मतलब क्या दिया है? दिया है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। पूछा है बताओ व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। चलो पहले सोचते हैं कि जो नीडल है ये रेस्ट में क्यों है। अगर आप इस नीडल को देखोगे ध्यान से, ये हो गया नीडल। आप इसका कौन सा सेक्शन देख रहे हो? जैसे मैं नीडल को ऐसे रखा हूं तो आपको क्या दिख रहा है? ये सर्कुलर सेक्शन ही दिख रहा है, पूरा नीडल तो नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है। अच्छा, ये नीडल का अपना एक वेट है, यू कॉल इट mg। और क्या है? ये जो सरफेस है, फ्री सरफेस है, नीडल के साथ कांटेक्ट में। ध्यान से देखो, ये जो सरफेस है नीडल के साथ कितना लेंथ में कांटेक्ट में है? l लेंथ में। What is the length of the needle in contact with the free surface? L। तो ये वाला जो फ्री सरफेस होगा, ये वाला, ये इसको खींच रहा होगा कितने फोर्स में? TL है कि नहीं? क्योंकि ओनली वन फ्री सरफेस इज देयर। इसका मतलब इधर को एक फोर्स है TL, इधर को एक फोर्स है TL। देखो कितना आसान है। दिया है कि एंगल ऑफ थीटा है, पूछा है T क्या है बताओ। अब नीडल इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या कहोगे? एट इक्विलिब्रियम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 मींस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? TL का कंपोनेंट। ये TL का कंपोनेंट कितना हो गया? TL का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होता है? TL cos थीटा। ये वाला TL का वही TL cos थीटा। ये हो गया अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg। क्या मिल गया? 2TL cos थीटा इज इक्वल टू mg। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, t पूछा गया है, कितना हो जाएगा? mg बाय 2l cos थीटा। क्या सबको समझ में आया? द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड मस्ट बी mg बाय 2l cos थीटा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन आ गया? ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट। A thin needle of length L was horizontally dipped into a liquid of surface tension T. When it was pulled out of liquid, with what force the liquid pulls it down? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना ही मुश्किल चीज है, आंसर एकदम आसान है। सोचो कि यहाँ पे कोई एक लिक्विड था, यहाँ पे एक लिक्विड का लेवल है फ्री सरफेस से। आप कोई नीडल को हॉरिजॉन्टली रखते हुए इसके अंदर डुबा दोगे। अब हॉरिजॉन्टल रखते हुए इसके अंदर डुबाओगे और जैसे इसके खींच के बाहर निकालने की कोशिश करोगे, जैसे मैं सपोज मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये वाला सेक्शन दिख रहा है नीडल का, इसको डुबाया अंदर, जैसे बाहर लिया, आप देखोगे उसके साथ लग के कुछ लिक्विड ऊपर उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? लिक्विड को अगर लिक्विड में अगर कोई नेल को ऐसे डुबाओगे, धीरे से थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो उसके साथ लिक्विड लग के ऐसे उठेगा। वो जो लिक्विड उठेगा ऊपर, सोचो उसके साथ कितने टॉप फ्री सरफेस है? यही है लिक्विड जो नीडल के साथ लग के उठ गया है। इधर वाला फ्री सरफेस है, इधर वाला फ्री सरफेस है। इधर वाला फ्री सरफेस कितने जोर से खींचेगा? TL। ये वाला TL
तो टोटल कितने जोर से नीचे खींचेंगे 2TL। वही तो पूछा है कि लिक्विड उसका अपना वेट है लेकिन लिक्विड भी इसको खींच रहा है, इसलिए तो कोई मच्छर अगर भीग जाता है तो निकल के उड़ नहीं पाता है क्योंकि सरफेस टेंशन उसको पकड़ के रख देता है, छोड़ता नहीं है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स है, दोनों फोर्स TL है, तो विथ व्हाट फोर्स द लिक्विड पुल्स इट डाउन, आंसर हो गया 2TL। देखो क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर पूरा हो गया, समझ में आया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है a ring of radius r contains a thin film of surface tension T. What is tension created in the material of the ring? ये कोई एक रिंग है जिसका रेडियस r है, इसमें कोई एक फिल्म है, इसको कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबा के निकाल दो, एक फिल्म बन गया। अब पूछा है कि व्हाट इज द टेंशन क्रिएटेड इन द मटेरियल ऑफ द रिंग, क्या इसमें टेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, पहले सोचो। ये जो फिल्म है ये छोटा होने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई रिंग है, मान लो दिस इज व्हाट इज ए रिंग, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करूंगा तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। अगर मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा टेंशन नहीं होगा, कंप्रेशन क्रिएट होगा। सो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, क्या है, टेंशन नहीं, क्या होना चाहिए, ये इट शुड बी व्हाट इज द कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ द रिंग। हमें बताना है व्हाट इज द compression created in the material of the ring as the film is trying to contract. What is the compression? ठीक है, what is the compression produced in the material of the ring? ठीक है, yes. What is the compression produced in the material of the ring? बाद में हम लोग लिख लेंगे, ये बढ़िया रहेगा, काहे को इसको कंफ्यूजन करें। सो अब क्या देख रहे हैं, ये जो आपका फिल्म है ये छोटा होने की कोशिश कर रहा है, ये चारों तरफ से इस रिंग को ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, रिंग को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, रिंग को अपना साइज कम करवाने की कोशिश कर रहा है। तो रिंग का मटेरियल में एक कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, नॉट ए टेंशन। अगर बड़ा करने की कोशिश करता तो टेंशन होता, अब ये कंप्रेशन होगा। विल फाइंड एज द फिल्म ट्राइज टू कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देयर विल बी कंप्रेशन इन मटेरियल ऑफ रिंग। क्या ये चीज सबको समझ में आया? रिंग का मटेरियल में एक कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो कोई थ्रेड है, मान लो कि ये कोई थ्रेड है, ये थ्रेड का हम दोनों इधर से पकड़ के इसको खींच रहे हैं। यहाँ पर क्या टेंशन है जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये सेक्शन इसको कितने जोर से खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंशन। क्या कंप्रेशन है बोलने से, ये सेक्शन इसको कितने जोर से पुश कर रहा है कि नहीं, कितने जोर से पुश कर रहा है, दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स। मैं रिंग का आधा पार्ट लिया हूं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम करने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला सेक्शन को और ये वाला सेक्शन को जो दूसरा सेक्शन है पुल कर रहा था कि पुश कर रहा था, ये छोटा होने की कोशिश कर रहा था, मतलब ये पुश कर रहा था और वही हमें पता करना है कितने जोर से पुश कर रहा था। हम क्या कर रहे हैं, आधा पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं, कंसीडरिंग हाफ पार्ट ऑफ द रिंग। अच्छा, रिंग का ये जो हाफ पार्ट है उसमें जो ये फिल्म है, ये फिल्म को दूसरा वाला फिल्म जिसको हम निकाल दिए, दो टुकड़ा कर दिए इसको, दूसरा वाला फिल्म इसको पुल कर रहा था कि पुश कर रहा था, क्या कर रहा था, जो दूसरा वाला फिल्म था जो निकल गया यहाँ से, वो इस सरफेस को खींच रहा होगा भाई, कोहेसिव फोर्स ऐसे ऐसे खींच रहा होगा, है कि नहीं। तो कितना तो फ्री सरफेस है यहाँ पर, रिंग है भाई, इधर एक फ्री सरफेस है, इधर एक फ्री सरफेस है। अगर इसका रेडियस को हम r कहते हैं, अगर हम इसका रेडियस को r कहते हैं, ये लेंथ कितना है 2r, तो क्या आप कोई बता सकते हो कि व्हाट इज द सरफेस टेंशन फोर्स हियर, सरफेस टेंशन फोर्स हियर। चलो हम कहेंगे इट इज F डैश सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, ये जो फिल्म है इसको खींच रहा है बाय कोहेसिव फोर्स। हर एक फ्री सरफेस हर एक लेंथ L को कितने फोर्स में खींचता है, TL। यहाँ पर कितना तो फ्री सरफेस है, रिंग का सामने वाला और पीछे वाला,
ये वाला भी खींच रहा होगा टीएल में, ये वाला भी खींच रहा होगा टीएल में, दोनों खींच रहे होंगे। टीएल मतलब एल का लेंथ कितना है 2r, तो ऊपर वाला फ्री सरफेस कितना जोर से खींच रहा होगा 2tr, पीछे वाला वो भी 2tr। तो हम कहेंगे इज considering three body diagram of half part of ring, अब क्या कहोगे यहां पर F इज कंप्रेसिव फोर्स और F डैश इज सरफेस टेंशन फोर्स। ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो कितना है, इट इज 2 टाइम्स T इंटू 2 टाइम्स T इंटू 2TR। वाई 2TR, 2TR है क्योंकि लेंथ कितना है 2R है। फिर एक तो 2 बाहर क्यों है, बिकॉज देयर आर 2 फ्री सरफेसेस, दोनों फ्री सरफेस खींच रहे हैं। रिंग का आधा पार्ट ऐसा है, ये वाला फ्री सरफेस को बगल वाला फ्री सरफेस खींच रहा है ऐसे, कितने में T इंटू 2R, और पीछे वाला खींच रहा है T इंटू 2R, तो टोटल फोर्स क्या हो गया 2 इंटू 2TR। अब ये रिंग इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है क्या मतलब दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल दिस फोर्स। तो आप क्या कहोगे 8 इक्विलिब्रियम, आप कहोगे इसमें अब हमारा काम बन गया है, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। हम कहेंगे 8 इक्विलिब्रियम आप कहोगे F प्लस F सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, उधर का फोर्स इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए, मतलब 2F इज इक्वल टू F डैश, और वैल्यू डालो, हमें तो F चाहिए था, इसका मतलब F क्या है द कंप्रेसिव फोर्स, ये मुझे चाहिए था, कितना है F डैश बाई 2। F डैश का वैल्यू क्या है, F डैश का वैल्यू है 4TR, 4TR बाई 2 हो गया 2TR। So the compressive force produced in the material of the ring is 2TR। समझ में आया? You must visualize the question। आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे। तो let us go for the next question। From a thin hole of radius r at the bottom of a pot, water drops very slowly. If surface tension of water is T, find mass of each drop। ये क्वेश्चन के साथ एक बहुत बढ़िया सा कहानी भी एसोसिएटेड है, मैं कभी बाद में बता दूंगा, नाउ शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो क्या हुआ, एक पॉट है और इस पॉट के अंदर पानी भरा हुआ है। आप नोटिस किए होंगे अगर इसमें पानी है, अगर इसमें आप थोड़ा सा बड़ा वाला होल कर दोगे तो क्या होगा, ए जेट ऑफ वाटर विल फॉल, बट इफ यू मेक ए वेरी स्मॉल होल तो ड्रॉप 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 करके गिरेगा। कितना छोटा बोल रहा है कि होल है जिसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस ऑफ द होल इज रेडियस इज r, इसका रेडियस r है, तो बोल रहा है इसका रेडियस r है, तो अगर पानी इसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा है, हर एक ड्रॉप का मास बताओ, व्हाट इज द मास ऑफ ईच ड्रॉप। समझ में आ रहा है कितना खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए सोचते हैं अब होगा क्या। देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर पानी है तो इधर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो पानी इसमें पुश करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे पुश करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये तो स्क्रीन है ना, बिकॉज दिस हैज बिकम ए फ्री सरफेस नाउ, नीचे होल है, होल के पास जो पानी है वो एक फ्री सरफेस बन गया, स्क्रीन जैसे बन गया, तो उसके ऊपर पानी भर रहा है, तो धीरे धीरे फूलेगा, वो नीचे फूलेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पानी है उसका शेप ऐसे होने लगेगा, फिर और पानी अंदर आएगा, फिर ऐसे होने लगेगा, फिर और पानी अंदर आएगा, ऐसे करते 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 बड़ा हो जाएगा। कुछ समय के बाद टुक करके ये गिर जाएगा। जब वो जस्ट गिरने वाला है तब क्या दिया है, assume the angle of contact is 0। गिरता हुआ ड्रॉप के बारे में मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। दिस इज द ड्रॉप व्हिच इज अबाउट टू फॉल, ये ड्रॉप अभी गिरने वाला है, ये ड्रॉप है, पॉट नहीं है, पॉट तो ये गिरने वाला है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है। अच्छा, ये ड्रॉप का कितना लेंथ कांटेक्ट में है पानी के साथ, अगर इसका रेडियस r है तो व्हाट इज द लेंथ इन कांटेक्ट 2 पाई r। ये ड्रॉप का कितना तो फ्री सरफेस है, अंदर तो पानी भरा हुआ है, ओनली बाहर वाला फ्री सरफेस है, तो कितना जोर से ये खींच रहा होगा, कितना जोर से खींच रहा होगा, T इंटू लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कांटेक्ट
2 पाई आर। सो ये सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो कितना होगा, T इंटू 2 पाई आर, है कि नहीं। The drop of liquid is in contact with the pod over a length 2 pi r, है कि नहीं। और हर जगह सरफेस टेंशन फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है, कितना फोर्स में, T इंटू 2 पाई आर, T इंटू L, क्योंकि ओनली वन फ्री सरफेस है। अगर ये बबल होता तो अंदर वाले भी खींचता, T इंटू 4 पाई आर हो जाता। लेकिन अभी तो ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, ओनली वन फ्री सरफेस इज देयर। अब साथ साथ और क्या है, इसके ऊपर, इसमें अंदर कुछ पानी है, जब ये गिरने वाला है, इट इज अबाउट टू फॉल, जस्ट बिफोर ड्रिपिंग, क्या कहोगे, जस्ट बिफोर फॉलिंग, क्या हो जाएगा, आप कहोगे T इंटू 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू mg, क्यों नहीं, ये mg इसको ज्यादा हो जाएगा तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है कि नहीं। जैसे mg T इंटू 2 पाई आर से ज्यादा हुआ, टुक करके नीचे गिर जाएगा। जस्ट गिरने से पहले T इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू mg, मतलब मास ऑफ द ड्रॉप क्या होगा, 2 पाई आर T बाई जी। ठीक है, बुक में या स्कूल में सरफेस टेंशन के ऊपर, प्योर सरफेस टेंशन के ऊपर एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग अपना स्कूल को रोल मॉडल मान लेंगे तो ऐसा बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा बर्बाद हो जाएंगे कि 2-4 साल के बाद अंग्रेज फिर से आ जाएंगे यहाँ। सो बी केयरफुल अबाउट। सो m is equal to 2 pi RT by G. The mass of each drop is going to be 2 pi RT by G. Let us see next question. A thin capillary tube of radius r was dipped into a liquid of surface tension T and density rho. If the tube is slowly pulled out of liquid and held vertically, find what can be maximum length of the liquid in the tube. Assume the angle of contact to be 0. कोई अगर मोटा पाइप को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, कोई एक मोटा पाइप को अगर हम पानी में डुबाते हैं, बाहर निकाल के सीधा ऐसे पकड़ के रखेंगे, उसके अंदर पानी रहेगा क्या, सब गिर जाएगा। लेकिन सोचो तो कोई पतला सा रिफिल को ले लिए, रिफिल को पानी में डुबाओ, बाहर निकाल के खड़ा करो, देखो उसके अंदर कुछ पानी है जो गिर नहीं रहा है। बोला एक थीन ट्यूब है जिसका रेडियस r है, और उसको हम पानी में डुबा दिए, कोई एक लिक्विड में डुबा दिए। जैसे हम बाहर निकाल के देख रहे हैं कि उसके अंदर कुछ पानी, अभी उसके अंदर कुछ पानी स्टॉक होके रह गया है। बोल रहा है जो पानी रह गया, अगर ट्रैक से निकालोगे थोड़ा सा पानी मिलेगा, धीरे धीरे निकालोगे ज्यादा पानी अंदर लटका हुआ मिलेगा, है कि नहीं। पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम लेंथ का पानी रह सकता है। आप जानते हो पानी रहेगा तो स्टेप ऐसे ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट हैज टू बी यस। यहाँ पर तो ये प्रेशर है, ये फ्री सरफेस नहीं है, ये फ्री सरफेस नहीं है। क्यों, क्योंकि वाटर इज पुशिंग फ्री सरफेस को, एक सरफेस को पुश करके रखे, ये फ्री सरफेस है। तो आप कहोगे ये ऐसा शेप का हो गया। अच्छा, पूछा बताओ ये मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाटर दैट कैन बी केप्ट इनसाइड दिस। सिर्फ अंदर जो पानी है उस पानी का फ्री बॉडी डायग्राम करो, पानी का फ्री बॉडी डायग्राम, ओनली वाटर, ओनली वाटर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम करिए, ओनली वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम करिए। ये पानी कितना लेंथ में कांटेक्ट में है, यहाँ पे अगर इसका रेडियस r है, इट इज इन कांटेक्ट विद लेंथ 2 पाई r, है ना। और दिया है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, मतलब ये जो ट्यूब है, पानी ऐसा नहीं है, पानी ऐसा है। बात समझ में आया क्या, पानी ऐसा है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। तो इन दैट केस ये जो लेंथ है 2 पाई r, इस 2 पाई r लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन के चलते फोर्स तो आ रहा होगा, फोर्स तो आ रहा होगा। कितना फोर्स आएगा, हाउ मेनी फ्री सरफेस आर देयर, ओनली वन फ्री सरफेस, है ना। कितना आएगा 2 पाई r t। सिमिलरली ये यहां से पानी गिरने की कोशिश कर रहा है, ये जो सरफेस है वो भी तो इसको पकड़ के जकड़ के रखा है, इसको भी खींच रहा होगा। कितना फोर्स आएगा यहाँ पे भी फोर्स आएगा, क्योंकि ये फोर्स के चलते पकड़ के रखा है। स्क्रीन लगा है दोनों तरफ से, इधर भी स्क्रीन है, इधर भी स्क्रीन है। ये फोर्स भी कितना है, वही 2 पाई r t। समझ में आ रहा है क्या। नीचे वाला, ऊपर वाला फ्री सरफेस ऐसे पकड़ के रखा है, नीचे वाला फ्री सरफेस ऐसे पकड़ के रखा है, उसके अंदर पानी फंसा हुआ है। पानी का मास कितना है, सपोज m, तो आप क्या कहोगे 8 इक्विलिब्रियम, 8 इक्विलिब्रियम 2 पाई r t ऊपर की तरफ, ऊपर वाले सरफेस पे जो 2 पाई r t है, और हम कहेंगे दी सरफेस टेंशन फोर्स
एट टॉप एंड बॉटम इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स एट द टॉप इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर। क्यों? लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट टी इंटू एल होता है। कितना लेंथ कांटेक्ट में? 2 पाई आर लेंथ कांटेक्ट में, टी इंटू 2 पाई आर। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो हम कहेंगे सरफेस टेंशन फोर्स एट द बॉटम में सरफेस टेंशन फोर्स क्या है? द सरफेस टेंशन फोर्स एट बॉटम नीचे क्या है? इज इक्वल टू सेम टी इंटू 2 पाई आर mg वेट ऑफ वाटर। क्या है इसके अंदर जो पानी है उसका वेट कितना है? वेट कितना? रेडियस अगर r है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हमें h निकालना है। सपोज ये डिस्टेंस h है तो पाई आर स्क्वायर h हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया मास ऑफ वाटर इंटू g। आर यू गेटिंग? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, पाई आर स्क्वायर इज सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई टू डेंसिटी ऑफ वाटर, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी गिव्स यू मास इंटू जी इज mg। अब सोचो ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है का मतलब ये तीनों फोर्स में क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज द रिलेशन? आप कहोगे तीनों फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? आप कहोगे एट इक्विलिब्रियम सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। ये फोर्स भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ। नहीं तो आप क्या कहोगे? t इंटू 2 पाई आर प्लस टी इंटू 2 पाई आर, t इंटू 2 पाई आर प्लस t इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू mg मतलब पाई आर स्क्वायर h रो g। समझ में आया क्या? तो इसमें से h निकालो, ये हो गया 4 पाई टी आर। तो पाई तो दोनों तरफ से गया, पाई को छोड़ो, ये r भी एक दोनों तरफ से गया, रह गया r। h का वैल्यू क्या आ गया देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2t इट इज 4t बाई r रो g h मतलब कितना हाइट तक रहेगा? 4t बाई r रो g। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? अभी देखो अगर मैं इसमें जो पानी था h हाइट का उसको लेके फिर से मैं जो कंटेनर था इसमें फिर से डुबाता हूं। सपोज मैं धीरे धीरे जैसे उसको अंदर लूंगा, जैसे ये वाला सरफेस कंटेनर का लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आएगा और ये फ्री सरफेस रहेगा क्या? नहीं तो मिल जाएगा उसके साथ, तो ये वाला फोर्स सडनली गायब हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा? ये फोर्स, ओनली वन फोर्स। दोनों मिलके m मास की वाटर को संभाल सकते थे, अब अकेला कितना संभालेगा? m/2 है कि नहीं? दोनों फोर्स मिलके m मास की वाटर को पकड़ के रखे थे, ये गायब हो गया। जैसे इसको फिर से डुबा रहे हैं तो अकेला ये कितना रखेगा? m/2 मतलब हाइट क्या हो जाएगा? h के जगह h/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2t बाई r रो g, जिसको हम लोग कैपिलरिटी में पढ़ने वाले हैं। कोई भी थिन ट्यूब को लिक्विड में डालो कितना ऊपर चढ़ जाता है? 2t बाई r रो g। उसको हम लोग बाद में अभी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आपको थोड़ा दूरदृष्टि मिल जाए इसमें। ठीक है, चलिए आगे की चीज देखते हैं। A glass cube is floating in mercury. The upthrust on the cube is F and the weight is W. F is more or less than W. आप जानते हो जब भी कोई एक लिक्विड में कोई चीज फ्लोट करता रहता है फॉर इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर एक बॉन्ड फोर्स आता है, उसका एक वेट आता है फॉर इक्विलिब्रियम। आपको मालूम होगा कि F इज इक्वल टू W। ये चीज सबको पहले से मालूम है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? A glass cube is floating in mercury. मरकुरी में फ्लोट कर रहा है। चलो ये हो गया कंटेनर ऑफ मरकुरी। इसमें कोई ग्लास क्यूब मरकुरी में फ्लोट कर रहा है। अच्छा, जब ये मरकुरी में फ्लोट कर रहा होगा, ग्लास का क्यूब है, मरकुरी में फ्लोट कर रहा होगा, क्या बता सकते हो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? लेस देन 90 और मोर देन 90? मोर देन 90। मतलब अभी हम मरकुरी को अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये मरकुरी कुछ ऐसे दिखने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज व्हाट इज मरकुरी। चलिए देखते हैं कि ये ग्लास क्यूब के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है।
एक तो वेट आ रहा है नो डाउट, देयर इज ए ऑफ थ्रस्ट जिसको आप एफ कहते हो या फिर बुआर्ड फोर्स कहते हो। क्या यही दो फोर्स है? नहीं, अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो सरफेस टेंशन फोर्स भी आ रहा है ना। देखो तो ये वाला जो फोर्स है फ्री सरफेस, ये इसको खींच रहा है, किधर को खींच रहा है? ये फोर्स इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, इसके चारों सरफेस पे ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स खींच रहे हैं। ये सारा फोर्सेस अपना अपवर्ड कंपोनेंट है, रखें तो ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स सब मिलके mg के बराबर है। F अकेला mg के बराबर नहीं है, these components all together added to F counterbalance the weight। इसका मतलब F बड़ा है कि mg बड़ा है? mg बड़ा है, क्योंकि ये जो surface tension forces are also contributing an upward force। all those surface tension forces का upward component plus the buoyant force is equal to the weight। इसका मतलब buoyant force is less than the weight। समझ में आया क्या? तो ये क्या हो गया, इसमें क्या देख रहे हैं? जो देख रहे हैं उसको लिखेंगे। स्कूल वालों को सोचोगे तो कुछ नहीं करोगे यार। देख लो यहाँ पे here upward component of surface tension force plus of thrust is equal to mg। इसका मतलब of thrust जिसको आप F लिखे हो क्वेश्चन में is less than mg। समझ में आया क्या? is it understood? नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि mg वगैरह न्यूटन में होते हैं और सरफेस टेंशन फोर्स वगैरह डाइन्स में होते हैं, है ना। तो न्यूटन और 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन, मतलब जब लाख रुपया का काम चल रहा होगा, 10 पावर 5 मतलब 1 लाख ना, लाख रुपया का काम चल रहा होगा, कोई 1 रुपया ले गया तो आप बुरा मानोगे क्या? नहीं मानोगे, तो इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो अगर कोई ग्लास क्यूब फ्लोट कर रहा है मरकरी में, the thrust on the cube is F and its weight is W, then F is more or less than W। आप कहोगे F is less than W। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आ गया? ठीक है, let us see this interesting question। A thin needle AB है, ये thin needle है, नाम इसका है AB, ये AB है। ये thin needle AB is in equilibrium due to pull of free surface of water as shown in figure। Identify the type of equilibrium associated। पहले आप केस को रियलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, मान लो कि कोई एक वायर को बेंड करके ऐसा सेट कर दिए और यहाँ पे कोई लिक्विड ले लिए, फिर ये नीडल को ऐसे रख दिए, पकड़ के रख लेगा? अगर ये हल्का सा नीडल होगा तो इसको ऐसे पकड़ के रख देगा, है कि नहीं? Are you getting or not? जैसे कोई एक स्टिक में दूसरा स्टिक को रखो, थोड़ा सा पानी लगा हुआ और छोड़ दो तो ये इसे पकड़ के रख देगा, है कि नहीं? वैसे ये इसको पकड़ के रखें। ये तीनों केस में AB इज इन इक्विलिब्रियम। पूछा है बताओ व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम तो 3 होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। अगर हम बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे वापस आ जाएगा तो हम कहेंगे स्टेबल, भाग जाएगा तो अनस्टेबल, और जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेट अस थिंक। चलिए पहला केस में सोचते हैं। अब क्या है कि ये जो नीडल है, इसका अपना कुछ वेट तो होगा, फिर गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसको सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है कि नहीं? सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है। हर केस में वही है, यहाँ पर भी सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है mg, और वेट डाउनवर्ड है, सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब सोचो, हम देखना चाहते हैं कि ये जो नीडल हम देख रहे हैं ये क्या है, कौन सा इक्विलिब्रियम में है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे खींच के देखेंगे। थोड़ा सा नीचे खींचने से अगर वापस भाग जाएगा तो हम कहेंगे स्टेबल है कि नहीं? चलिए थोड़ा इसको नीचे खींचते हैं, थोड़ा नीचे खींच ले। मान लो कि खींच के इस नीडल को मैं कुछ यहां तक ले आया तो क्या उसका वेट बढ़ जाएगा? नहीं, वेट तो वही रहेगा, लेकिन लेंथ ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा कि घटेगा? देखो तो पहले जब वो यहाँ पर था कितना लेंथ कांटेक्ट में था, यहां से यहां तक, नीचे ले आया, लेंथ ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स इज T × L,
यहाँ पर 2 फ्री सरफेस है तो 2t इंटू एल होगा। लेंथ बढ़ गया तो f बढ़ जाएगा, जैसे हम इसको नीचे खींचे लाएंगे f बढ़ जाएगा और इसको वापस खींच लेगा ऊपर। अरे थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ देंगे फिर से वो वापस चला जाएगा। तो क्या कहोगे, कैसा इक्विलिब्रियम है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। थिंक ऑफ दिस केस, इस केस में ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इतना लेंथ में जो सरफेस टेंशन फोर्स आ रहा है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊंगा तो इसको अगर पकड़ के थोड़ा मैं नीचे ले आता हूं तो लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो F का वैल्यू कम हो जाएगा, W तो वही रहेगा, F का वैल्यू कम हो जाएगा। थोड़ा नीचे लाने के बाद छोड़ेंगे तो क्या रुकेगा? नहीं। अब वेट ज्यादा हो गया है, अब वो गिर जाएगा। वेट ज्यादा है, F कम हो गया है तो आप कहोगे गिर जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? ये अनस्टेबल। तीसरे केस में देखो, अगर हम कहेंगे ये स्टिक को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, क्या लेंथ ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहा है? नहीं। क्या सरफेस टेंशन फोर्स बदल रहा है? नहीं। क्या वेट बदल रहा है? नहीं। मतलब यहाँ पर अगर F was equal to W तो यहाँ पर भी ले आएंगे तो F will be equal to W, मतलब यहाँ पर लाके छोड़ देंगे फिर से यहाँ पे रुक जाएगा। मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या आपको समझ में आ गया तीनों केस में क्या हो रहा है? फिर से रिपीट कर देते हैं। F डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कांटेक्ट। इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं तो लेंथ ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है तो F बढ़ जाएगा, खींच लेगा वापस, तो ये स्टेबल है। इसको नीचे ले आते हैं, लेंथ ऑफ कांटेक्ट घट गया ना। यहाँ पर जब था ज्यादा लेंथ कांटेक्ट में था, ऐसे आया तो कम लेंथ कांटेक्ट में हुआ तो सरफेस टेंशन फोर्स कम हो गया। अब F W के बराबर था, F अगर कम हो गया तो W हावी हो जाएगा और ये गिर जाएगा। मतलब दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थिंक अबाउट दिस सेम केस हियर, इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या चीजें सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस। तो चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसको हम ये कहेंगे कि ये एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन में आता है। मतलब सरफेस टेंशन को यूज करके कुछ इफेक्ट्स आते हैं, उसको नोट करना है। एक तो हुआ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा हुआ एक्सेस प्रेशर, तीसरा हुआ कैपिलरिटी। ये तीनों चीज सरफेस टेंशन की फंडामेंटल को यूज करके डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग SPE कहेंगे, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एबिलिटी और द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी एट रेस्ट, नहीं एट रेस्ट। अब सोचो, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बबल रखा हुआ है, हियर इज ए बबल ऑफ से सोप बबल इज हियर। अगर आप इसको प्रिक कर देते हो, तोड़ देते हो, तो क्या होता है? छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसमें से जंप करके इससे बाहर निकल जाते हैं। तो उनके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कहां से आया? बिकॉज वो एक दूसरे को पकड़ के रखे थे, खींच के रखे थे, देयर वाज सम सरफेस टेंशन फोर्स। इसीलिए जब ये टूटा, ये जंप करके आया तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले कहां था वो एनर्जी? दैट वाज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है कोई भी एक फ्री सरफेस के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल रहता है विद द मॉलिक्यूल्स। That potential energy associated with the molecules in the free surface is called surface potential energy। ठीक है। दूसरा हुआ, ये सरफेस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने की क्या तरीका था? It is the work done against the conservative force in moving the body from point of reference to point of concern। ऐसे करके पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पर फोर्स कौन सा है? सरफेस टेंशन फोर्स। So surface potential energy is defined as the work done against surface tension force in making a free surface। In making a free surface, it is given by surface tension into free surface area। S क्या है? S is it is given by the product of surface tension and free surface area। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई एक वायर जिसको हम बेंड करके ऐसा शेप का कर दिए। अब इसके ऊपर हम एक स्टिक को मूव करवा सकते हैं। आई कैन मूव दिस स्टिक ऑन दिस। ठीक है, इसके ऊपर ये स्टिक को मैं मूव करवा सकता हूं। जब मैं यहाँ पे कुछ लिक्विड ले लेता हूं, आई टेक सम लिक्विड एंड सपोज आई से दिस लेंथ इज ऑलरेडी L
और मैं इसको खींच लेता हूं कितना दूर, आई पुल इट टू ए डिस्टेंस डी, ऐसे खींचते खींचते डी डिस्टेंस तक ले लिया। कितना दूर ले लिया, डी डिस्टेंस ले लिया। तो चलो सोचते हैं लेने में व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स इन पुलिंग इट हियर। जब इसको इसे हम खींच के ले रहे थे, ये लेंथ L है, ये जैसे खींच के हम इसको यहां तक ले लेंगे तो पूरा का पूरा जोन पे एक फिल्म, एक फ्री सरफेस ऐसे बन जाएगा नहीं। और ये ऊपर वाला फ्री सरफेस L लेंथ को कितना जोर से खींचेगा, ऊपर वाला फ्री सरफेस L लेंथ को TL फोर्स पे खींचेगा, और नीचे वाला फ्री सरफेस, पीछे भी तो एक फ्री सरफेस है, वो भी खींच रहा है, तो मतलब टोटल फोर्स क्या हो गया 2TL नहीं। मैं इसको यहां से कुछ फोर्स लगा के मैं इसको यहां से कुछ फोर्स लगा के खींचते हुए ले रहा हूं, किसको, ये स्टिक को। मैं कितना वर्क कर रहा हूं, हाउ मच इज द वर्क डन बाय मी, दैट इज इमैटेरियल। हमें क्या देखना है, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स। जब वो स्टिक यहाँ पे था, सरफेस टेंशन फोर्स 2TL था, यहाँ पे था तब भी 2TL था, यहाँ पे था तब भी 2TL था, बताए थे। इट इज इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी बट नॉट एन इलास्टिक प्रॉपर्टी। सरफेस एरिया बढ़ने से सरफेस टेंशन फोर्स नहीं बढ़ता है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जैसे जैसे मैं इसको ऐसे मूव करके ले रहा हूँ, वर्क डन बाय मी, जैसे मैं यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके आया, कितना दूर लाया, D, कितना फोर्स के साथ, F फोर्स के साथ। व्हाट इज द वर्क डन बाय मी, यू से F into D, बट दैट इज ऑफ नो यूज। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। हाउ इट इज डिफाइंड, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क हुआ, 2TL के अगेंस्ट में कितना दूर गया, D। तो आप क्या कहोगे, दी सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट कौन सा फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। 2TL के अगेंस्ट में कितना दूर गया है, D, सो 2TLD। समझ में आ रहा है क्या, 2TLD। इसको अगर थोड़ा अगर ध्यान से आप देखोगे, इसमें से आप T को इधर रखो, बाकी रह गया 2LD। क्या कोई मुझे बता सकता है, जब मैं इसको D डिस्टेंस खींच लिया हूं, व्हाट इज द फ्री सरफेस एरिया जनरेटेड, फ्री सरफेस एरिया, डार्क सरफेस एरिया व्हिच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर, ये वाला एरिया है ना, ये कितना है, L into D। खाली ये वाला एरिया क्या, इसका पीछे वाला एरिया वो भी तो है, मतलब व्हाट इज द फ्री सरफेस एरिया जनरेटेड, 2L into D। इसका मतलब हम कहेंगे ये 2LD क्या है, S है, सो इट इज T into S। That is what is written here. The work done against free surface tension force in making a free surface is given by surface potential energy, is called surface potential energy, and it is given by the product of surface tension and free surface area associated। समझ में आया, कितना सिंपल है। ये पूरा चीज में से आपको क्या याद रखना है कि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय सरफेस टेंशन इनटू फ्री सरफेस एरिया, दैट्स ऑल, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बताओ, फॉर ए रिंग ऑफ रेडियस r हैविंग ए सोप फिल्म, कोई रिंग है रेडियस r का, कोई रिंग है रेडियस r का, इसमें एक सोप फिल्म है, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द, ये रेडियस r है, इसके अंदर एक फिल्म रखा हुआ है, ऐसे एक फिल्म रखा हुआ है, तो बताओ व्हाट इज द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, क्या बताओगे आप, इट इज T इंटू फ्री सरफेस एरिया। ये बीट नंबर 1 के लिए बात कर रहे हैं। व्हाट इज द फ्री सरफेस एरिया फॉर ए रिंग हैविंग ए फिल्म, 2 पाई r स्क्वायर। रिंग है, इधर वाला सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर, पीछे वाला भी पाई r स्क्वायर, टोटल हो गया 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। मुंडी लाते रख जाओगे तो फिर तो कुछ काम नहीं बनेगा, T इंटू 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फ्री सरफेस समझ में आ गया, सरफेस टेंशन चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस में देखो, फॉर ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r, क्या कोई मुझे बताएगा, देयर इज ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r, मतलब अंदर लिक्विड भरा हुआ है लेकिन दीवार की रेडियस r है, क्या इसका फ्री सरफेस एरिया कितना है, इट्स ए स्फेरिकल ड्रॉप, तो बाहर वाला सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो आप क्या कहोगे, इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगा, इट इज T इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ए बबल ऑफ रेडियस r फ्लाइंग इन एयर, कोई बबल हवा में उड़ते हुए जा रहा है, क्या कोई बताएगा इसका फ्री सरफेस एरिया कितना होगा,
8 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला भी फ्री सरफेस है, बाहर वाला भी फ्री सरफेस है, दोनों तरफ एयर के साथ कांटेक्ट में, सो नाइस अध्यसा T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया आपका एनर्जी। बबल ऑफ रेडियस आर इनसाइड वाटर, पानी के अंदर है, इट विल बी T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यस क्योंकि बाहर वाला फ्री सरफेस नहीं रहेगा, सिर्फ अंदर वाला फ्री सरफेस रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। बहुत सिंपल है। सरफेस टेंशन के ऊपर हम लोग पहले भी बहुत सारा न्यूमेरिकल किए, वो सब बहुत रेयरली आएंगे स्कूल एग्जाम, ये सब आएगा। कोई रिंग का रेडियस आर है, एक फिल्म है, बताओ व्हाट इज द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। A thin ring of radius r contains a film of surface tension T. When air was blown through it, two bubbles of same radius come out. Find the change in surface energy. क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यहाँ पे एक रिंग था जिस रिंग का रेडियस r था, दिया हुआ है कि रिंग का रेडियस r है। अब जब इसके अंदर से और इसमें क्या था, there was a thin film inside, यहाँ पर एक thin film था। जब आप इसके अंदर से हवा फेंकोगे तो बबल निकलेगा। आप लोग तो ये किए होगे नहीं, एक सोप सॉल्यूशन में डुबा के फूंक मारते हैं तो बबल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये कोई इधर से हवा एयर ब्लो किया तो क्या हो गया, हुआ यूं कि ये जो रिंग था इसमें से दो बबल निकल गए, एक ये और ये, दो ठो बबल ऐसे दो बबल बाहर निकल गए, टू बबल्स कम आउट। पूछा है व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा इनिशियल सरफेस एनर्जी कितना था। इट वाज ए रिंग ऑफ रेडियस r, सरफेस टेंशन T, रिंग के फिल्म के साथ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, फॉर्मूला क्या है, T इंटू सरफेस एरिया। रिंग के केस में फ्री सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर उधर भी पाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी था T इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं ये छोटा r है, छोटा r स्क्वायर। और फाइनल सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दो ठो बबल है, 2 इंटू 1 का एनर्जी, बबल है 8 पाई आर स्क्वायर, बबल है तो 8 पाई आर स्क्वायर, तो इट इज T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। एक बबल के साथ दो बबल है, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, सो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी। अब कितना हो गया है, 16 पाई आर स्क्वायर, पहले कितना था 2 पाई 16 पाई आर स्क्वायर T, पहले क्या था 2 पाई आर स्क्वायर T, तो हो गया 16 पाई आर स्क्वायर T माइनस 2 पाई आर स्क्वायर T इज इक्वल टू 14 पाई आर स्क्वायर T। So the change in surface potential energy is 14 pi r square T। Are you getting? समझ में आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A drop of liquid of radius r and surface tension T was spread into 1000 droplets. What is the increase in surface potential energy? सोचो क्या दिया है, एक बड़ा सा ड्रॉप था, ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड था, इसको स्प्रे कर दिए तो बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकले इसके अंदर से, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकले। कितने तो निकले, 1000 ड्रॉपलेट निकले। ठीक है, पहले इसका रेडियस r था, अब इसका रेडियस क्या है मालूम नहीं है, दिया नहीं है, वी अस्यूम r। 1000 तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट निकले। कोई बड़ा ड्रॉप को स्प्रे करके आप छोटे छोटे ड्रॉप कर दोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, पहले बताओ मास बढ़ेगा कि घटेगा, मास रिमेन सेम, मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम। अगर मास बराबर रहा, डेंसिटी बराबर रहा, व्हाट हैपेंस टू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बराबर ही रहेगा। सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, सरफेस एरिया, कोई भी बड़ा सा चीज को काट के दो टुकड़ा कर दोगे, दो नया सरफेस बाहर आएगा कि नहीं, तो सरफेस एरिया विल इंक्रीज बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कहोगे, ओपन स्प्रिंग, open spring, volume remain constant, remain same, but surface area increases। अच्छा, तो इनिशियली जो वॉल्यूम था फाइनली भी वही वॉल्यूम है,
फाइनली भी वही वॉल्यूम है। इनिशियली क्या वॉल्यूम था, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सबको आता होगा। कोई स्फीयर का रेडियस r है, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब इधर वॉल्यूम कितना है, छोटा सा ड्रॉप, एक छोटा सा ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन ऐसे है 1000। सिंप्लीफाई करें तो ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल r क्यूब। क्या बता सकते हो कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा, टेक क्यूब रूट, 1000 का क्यूब रूट हो गया 10, दिस इज स्मॉलर, सो इट इज 10r। समझ में आया क्या? सो जब ये छोटा ड्रॉपलेट बन जाएगा, कितना छोटा बनेगा, r का वैल्यू होगा r/10, कैपिटल R/10। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा इनिशियली क्या पोटेंशियल एनर्जी था, फाइनली क्या पोटेंशियल एनर्जी था, है कि नहीं? इनिशियली क्या पोटेंशियल एनर्जी था, फाइनली क्या पोटेंशियल एनर्जी था। इनिशियली क्या पोटेंशियल एनर्जी था, इट वाज ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड, मतलब अंदर लिक्विड भरा हुआ है। आप कहोगे इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी इनिशियली कितना था, इट इज T इंटू सरफेस एरिया। ये तो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, अंदर लिक्विड भरा हुआ है, सो 4 पाई r स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी हो जाएगा इज इक्वल टू एक ड्रॉपलेट का T इंटू 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन ऐसे कितने ठो है, 1000। समझ में आया क्या? देयर आर 1000 ड्रॉपलेट्स, सो इट इज T इंटू 4 पाई r स्क्वायर लाइक दिस। अच्छा, थोड़ा ये स्मॉल r की जगह लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट r/10 इज इक्वल टू स्मॉलर। स्मॉल r के जगह अगर r/10 लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा 4 पाई t r/10 का स्क्वायर इंटू 1000। सिंप्लीफाई करो तो कितना हो गया, 10 स्क्वायर मतलब 100 हो गया तो 10, इट इज 40 पाई r स्क्वायर t। पहले क्या था 4 पाई r स्क्वायर t। चेंज इन एनर्जी कितना हो गया 40 पाई r स्क्वायर t फाइनली है, जबकि पहले था कितना, पहले था ओनली 4 पाई r स्क्वायर t, तो हो गया 36 पाई r स्क्वायर t। तो चेंज इन एनर्जी 36 पाई r स्क्वायर t। स्कूल वाले बड़े मजे लेके इस क्वेश्चन को डालते रहते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभार वो 1000 देते हैं तो कभी कभार 729 देते हैं। याद रखो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, ठीक है? तो आपको इसको याद रखना है। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।